तो अगर तुम्हें जरा सा जैसे मैं लिखवाऊँ अगर, तो सेट्स जो है, सेट्स है ना, सेट्स सेट्स बिल्कुल इस टाइप के होते हैं, जैसे मानो ये एक सेट हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ है क्या एक्चुअल में, ये या फिर ये या फिर इस टाइप से। ठीक है, ये जो मैंने नोटिंग की लिखी है, ये जो इस टाइप की जो चीज़ें लिखी हैं मैंने इसको, ये सेट्स डिनोट करती हैं। कोई बोलेगा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो ऐसे मान लो कि तुमसे बोला किसी ने कि कोई वेरिएबल है ए। आपको बोलेगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अगर इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं आती तो मैं इसको बता सकता हूँ तो मैं अभी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि अभी तो बेसिक मैथ्स है, अभी तो सब कुछ खुला हुआ है बिल्कुल, अभी समझ लो जो समझ सकते हो, राइट। ये तो बिल्कुल खुला हुआ वाला फेस है बिल्कुल तुम्हारे लिए, राइट। तो इनका डिफरेंस समझो। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है ना, इसकी जो वैल्यू है वो बदल सकती है। लेकिन इसका एक पॉइंट है कि ये मतलब विद इन द स्कोप ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है या फिर जो भी तुम ऑपरेशंस कर रहे हो उसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने ये बोला x प्लस टू इक्वल्स टू वाई, ये बोल के भाग गया मैं। तो यहाँ पे x और y जो है वो अपनी बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैंने x के यहाँ पे 1 डाल दिया तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया इस पॉइंट के लिए, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ के लिए तो मैं गलत ले लिया। चलो ये ना लेकर के मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने ये ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ x इक्वल्स टू 3, तो क्या ये बात सच हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम x का मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। बोलो बोलो सही है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम एक्स स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो जब तुम एक्स स्क्वायर माइनस 9 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं जो है वो 3 है। पर अगर किसी ने 3 ना मान करके -3 ले लिया तब भी तो सही है ये, क्योंकि अगर एक -3 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 9 आएगा। और फिर से तुम ये बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो अपनी वैल्यू बदल रहा है, भैया एक्स जो है वो 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ये बात समझ में आई। तो मतलब जो वेरिएबल होता है वो अपनी वैल्यूज, वो बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। बल्कि अभी इसका बहुत अच्छा भी मैं एक और चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। कांस्टेंट जो होगा, जैसे 9 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो अपनी वैल्यू नहीं बदल रहा है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, तो जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 देखा तो मैंने ये तो देखा कि एक्स की वैल्यू जो है वो -3 है और 3 है। पर क्या तुमने ये देखा 9 तो बदल ही नहीं रहा है, 9 तो 9 है छुट्टी। बल्कि यहाँ 9 नंबर के मानो यहाँ आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स जो है वो प्लस माइनस रूट ए हो जाएगा। कोई ये क्या लिख दिया एकदम से, भैया हमें तो आता नहीं, हम तो 10th क्लास से आए हैं एकदम, हमें तो कुछ आता नहीं है इसके बारे में, तो तुम अभी रहने दो उसको। अभी तो बस ये समझो कि अगर ये ए कांस्टेंट है तो ये ए अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे 9 ने अपनी वैल्यू नहीं बदली, समझ गए। जैसे 9 ने बोला कि मैं तो 9 ही रहूंगा, तो ऐसे ए ने बोला मैं ए ही रहूंगा, तुम कुछ भी कर लो। एक्स जो है वो फिर भी बदल सकता है ना। एक्स की मुझे नहीं है तो वो ये फिसल जाता है बेचारा, जरा से कुछ देखा नहीं, अब फिसल गए। क्या छोड़ो उसको। अब एक और चीज़ सुनो यहाँ पे, एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी ना तुमको, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू वाई। तो अगर यहाँ पे तुमने डाला एक्स इक्वल्स टू 1 तो वाई की वैल्यू क्या आई, देखो 1 प्लस 2 3। मैंने डाला यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 2 4, है ना। सिमिलर चलिए एक और ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 3। तो एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए वाई क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 3.5 ले लिया है ना, तो वाई क्या आएगा, तो वाई आएगा तुम्हारा 5.5। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो मैं इंडिपेंडेंट कुछ भी ले सकता हूँ, ये मेरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर क्या मैं बोल सकता हूँ ये इंडिपेंडेंट है, नहीं ये डिपेंडेंट है। अरे भाई ये तुम्हारा डिपेंड कर रहा है कि भाई एक्स क्या, मतलब एक्स जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही मेरा वाई भी चेंज हो रहा है। तो एक्स को तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, वो तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पर जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई 3 फिक्स हो गया, वाई 3 ही होगा, फिर और कुछ नहीं हो सकता, समझ गए। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल्स टू 2 है तो वो वाई इक्वल्स टू 4 फिक्स हो गया यहाँ पे। अब तुम बोलोगे कि यार ऐसी नाइंसाफी क्यों, तुमने यही क्यों बोला कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जिसमें जो वाई है वो बन जाए तुम्हारा डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, और जो एक्स है वो बन जाए क्या, वो बन जाए तुम्हारा डिपेंडेंट। तो मैंने कहा इसी से ले लो ना तुम ऐसा करो, तुम ऐसा एक काम करो, तुम 2 को ले लो, ठीक है। तो अब एक्स क्या हो गया, अब एक्स हो गया 2, सॉरी अब एक्स हो गया तुम्हारा वाई -2, सही है, बोलो सही है। अब अगर मैंने बोला कि अगर वाई 1 है, अगर वाई 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -1। अरे भैया 1 -2। फिर मैंने बोला अगर वाई 2 है, अगर वाई 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। फिर सिमिलरली मैंने बोला कि वाई यहाँ पे है मान लो 3, तो फिर एक्स क्या होगा, एक्स होगा 1। तो अब तुम देख सकते हो कि वाई को तुम कुछ भी मान, मैंने क्या बोला वाई मानो तुम मान लो, मतलब कि मैंने तुमसे बोला तुम जो तुम्हारा माना तो वो मान लो, यानी कि वाई क्या है, वाई इंडिपेंडेंट हो गया इस पॉइंट पे।
ठीक है, और एक्स क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो सेम इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट भी बना सकती है, डिपेंडेंट भी बना सकती है, वो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोगों ने एक तरीके से पूरा वेरिएबल और कांस्टेंट भी पढ़ा ला कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, राइट। ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी आई होप सो। तो अब एक बात सोचो, मैंने क्या बोला था कि एक्स जो है उसकी कितनी सारी वैल्यूज में भी हम लोगों ने देखा था, हमने बोला कि एक्स को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। तो अब इसको अगर तुम्हें मानना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट सेट। उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना जो मैंने अभी पूरा पढ़ाया था ना बैक करके। अब तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि डिस्क्रीट सेट का क्या मतलब है। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब ये है कि जितने नंबर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हैं वो उतने ही हैं बस, मतलब 1 2 3। तो इसमें कितने, इस ये सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन होना चाहिए किसी चीज़ का। मैं यार यहाँ पे था ना, मैं सेट स्टार्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो बस सेट को तुम अभी तक के लिए ऐसे मान लो कि मैथ के हिसाब से तो बस कि भैया सिंपल डिस्टिंक्ट नंबर। और हाँ ये बात भी है, अगर मैं बोल दूँ कि 1, 2, 2, 3, ठीक है, तो ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि कोई बोलेगा कि अच्छा ऐसे लिख दूँ, अगर मैं इसी सेट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कैसे, ऐसे 3 1 2, तो ये भी सही है, उसमें कोई ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सेट के अंदर कोई ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, और रिपीटेशन जो होता है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है कि भैया 2 बार 2 है तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा। पर अगर तुमने लिख दिया तो वो गलत भी नहीं हो जाएगा कि अरे यार तुमने गलती कर दी मैथ के हिसाब से, बहुत बड़ी तुमने पाप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक बात सुनो, ये डिस्क्रीट सेट हो गया। तो डिस्क्रीट सेट एक्चुअल में है क्या, फिर डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या हो गया फिर, कि जितने भी नंबर्स इसमें हैं, ऑल द नंबर्स जो मैंने लिखे हैं इसमें, ऑल द नंबर्स रिटन आर द ओनली नंबर्स। अब कोई बोलेगा ये क्या मजाक चल रहा है ये क्या लग रहा है, तुम तो ये तो इंग्लिश के साथ खेल रहे हो तुम, आर द ओनली नंबर्स। ठीक है, कोई बोलेगा ये क्या मजाक चल रहा है, तो तुम ये ऐसे समझो, अगर मैंने बोला कि एक्स, अब जो मैंने दूसरा सेट बता रहा हूँ ना उससे समझोगे तुम, जैसे डिस्क्रीट सेट है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस सेट के बारे में। कंटिन्यूस सेट, ये सारे जो बच गए ना वो सब कंटिन्यूस सेट हैं। कौन से वाले, ये है ना, फिर ये सब कंटिन्यूस सेट है, यानी कि ये और ये है ना, या फिर ये, या फिर ये। आपको बोलेगा हैं क्या ये कर रहे हो तुम, देखो ये तो समझ में आ रहा है। हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, इसको बोलते थे बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको बोलते थे छोटा वाला ब्रैकेट याद है, बिल्कुल ये बोलते थे। अब नहीं बोलोगे, इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। वैसे इसको पैरेंथेसिस और ये सब बोलते हैं, पर हमारे मैथमेटिक्स में इसको सिंपल बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और इससे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मान लो किसी एकदम से तुम्हारे सामने लिख के दे दिया कि ये, अच्छा यहाँ पे कॉमा भी है बीच में, कोई भूल रहा है ये चीज़, मानो किसी ने बोल दिया ये है तुम्हारा 5,8, ये लिख के वो भाग गया। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर इसने बोल दिया ना 5,8, तो उसका मतलब ये है, इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल द नंबर्स, है ना, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बिटवीन 5 एंड 8, है ना, 5 एंड 8 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो ऑल्सो 5 एंड 8 इंक्लूडेड है इसके अंदर, इंक्लूडेड। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो तुम इसको नंबर लाइन से समझो। किससे समझोगे, नंबर लाइन से। तो अगर मैं नंबर लाइन से समझाऊँ तुमको तो ऐसे समझो, अगर ये नंबर लाइन है खचाक, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्वियसली 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा करो, ये जो 5 है और ये है 8, राइट। तो इसके बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी नंबर होंगे 5 से 8 के बीच में, वो सब इसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, यहाँ तक कि 5 और 8 भी इसमें रिप्रेजेंटेड है। ये जो 5 है ये, और ये जो 8 है ये भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है मुझे पहले बताओ, मैं तुम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बताओ कि इसमें ये है या नहीं है। क्या इसके अंदर 5 है, तो बोलोगे हाँ है। क्या इसके अंदर 8 है, तो बोलोगे हाँ है। क्या इसके अंदर 7 है, हाँ 5 और 8 के बीच में 7 आता है, हाँ है। 6 है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा 6.5 है क्या, हाँ बिल्कुल है। मैंने ये कब बोला कि ये सब नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है वो तो। अच्छा क्या इसके अंदर 6.7896 इस टाइप का कुछ है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा क्या इसके अंदर तुम्हारा √25 है, अरे यार ये तो 5 ही हो गया, चलो चलो √36। आपको लगा अच्छा रुक जाओ, तो √36.78 ये है क्या, हाँ है, अरे बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है ना, √49 भी है इसमें, √49 पॉइंट समथिंग भी कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, फिर चाहे वो इरेशनल हो, रेशनल, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, तुम्हें पता होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, जो जाओ हो सकता है। तो ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8, है ना, और 5 और 8 उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो देखो इसलिए मैंने इसको बोला क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज का मतलब होता है तू भी अंदर आ जा, है ना, जब मैंने बनाया ना ये वाला डिब्बा, इसका मतलब होता है तू भी अंदर आ जा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3,5, इसका क्या मतलब होगा कि इसमें 3 भी है 5 भी है, और 3 और 5 के जितने भी नंबर्स हैं वो सब है इसके अंदर।
सही है। आपको बोले 3,5 ओपन ब्रैकेट, अब इसका क्या मतलब होगा? चलो पहले इसी से समझ लेते हैं कि 5,8, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स। तो इसमें 5 है क्या? नहीं है। क्या इसमें 8 है क्या? नहीं है। बाकी जितना मैंने इसके लिए एनालिसिस किया था वो सब है। यानी इसमें ये भी नहीं है, ये नहीं है, बाकी इसमें ये भी है, और ये बाकी जितनी भी मैंने नोट करी थी वो भी है। हाँ, ये भी नहीं है, रूट 25 भी नहीं है इसके अंदर। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या मतलब हुआ इसका कि अगर ये तुम्हारा 5 है और ये 8 है, तो यहाँ पे तुम ओपन सर्कल बना सकते हो। ये भी समझो, इसको भी समझो। ये क्या बनाया मैंने जल्दी से रिवीजन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसको फॉर्मली लिखवा नहीं रहा हूँ, बस सुनते जाओगे। ये चीज़ें इतनी बार तुम करोगे ना कि ये सब चीज़ें कहीं तुम्हें लिखनी नहीं मिलेंगी, तुम्हारे दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगी। क्या कि जब भी तुम ऐसे क्लोज डिब्बे टाइप बनाओगे ना, एकदम क्लोज फील्ड सर्कल्स जब तुम बनाओगे, उसका मतलब है कि 5 और 8 इंक्लूडेड है। लेकिन जब तुमने ऐसा बनाया ओपन सर्कल 5 एंड 8, तो उसका ये मतलब होता है कि 5 एंड 8 आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन इसके यहाँ तुमने क्या लाइन बनाई है? यहाँ तो तुम देखो तो एक बोल्ड लाइन बनाई है ना, मतलब एक फील्ड लाइन है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ये इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे भी बनाइए। तो फिर से सुनो, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं बात पक्की करता हूँ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, ये 0 है, ये नंबर लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैंने ऐसे बना लिया तो थोड़ा ऊपर को बना देते हैं। ये मैंने क्लोज बनाया है, ये मैंने क्लोज बनाया है, और ये मैंने ऐसे बना रखा है। तो इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा 1,4 और दोनों तरफ क्लोज्ड। बोलो, क्या मैंने कुछ गलत बनाया? सही बनाया एकदम। अच्छा, अगर ऐसे ना करके मैं ऐसे दे दूँ 0, 1, 2, 3 और 4 है, और मान लो ऐसे दे दिया मैंने, यहाँ पे ओपन बना दिया और यहाँ पे भी ओपन बना दिया और यहाँ से ये कर दिया, तो इसका क्या तुम बोलोगे? 2,4, बताओ यहाँ कौन सा ब्रैकेट होगा? ऑब्वियसली ये वाला होगा यार, क्योंकि ओपन है। मैं इन दोनों को छोड़ रखा है हमने, 2 और 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपको बोला यार इसमें तो एक और केस हो सकता है, कौन सा वाला? मान लो जैसे तुमने यहाँ पे दिया था कि 0, 1, 2, 3, 4, तो अगर मैं ऐसा ना करके मैं ऐसे ले लूँ, मानो इधर तो मैं क्लोज ले रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैंने ओपन ले लिया, तो मैंने कहा हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? इसमें क्या होगा? देखो, क्लोज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये वाला ब्रैकेट। ओपन के लिए तुम कौन सा यूज़ करोगे? ये वाला ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 4। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसमें 1 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्या इसमें 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। बाकी 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा करके मैं ऐसे पूछ लूँ कि 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4, ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया ओपन, यहाँ मैंने बना दिया क्लोज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे ओपन आ गया, तो ओपन 1 पे आ गया और 4 पे क्या आ गया? क्लोज आ गया। तो क्या इसमें 1 है क्या? नहीं है। क्या इसमें 4 है? हाँ है। क्या 1 और 4 के सारे नंबर जो बीच में आएंगे इसके वो हैं क्या? हाँ है, 1 और 4 के बीच में सारे नंबर इसमें है, ठीक है। तो बस ये मतलब होता है इसका। आई होप से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। बहुत बेसिक बेसिक सी मैंने बातें करी हैं, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई ये लिख के चला जाए कि 1,4 है, यहाँ ये लगा दे और यहाँ लिख दे ये वाला, तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिस इज नथिंग। क्योंकि ये जो है डिस्क्रीट ब्रैकेट है, ये हमारा कंटिन्यूस का अलग चलता है, डिस्क्रीट का अलग चलता है। डिस्क्रीट कितना सिंपल है, डिस्क्रीट तो अपना चुपचाप बैठा है, वो तो ये बोल रहा है कि भैया 1,2,3 या तुम जो डालो वो डालो, डिस्क्रीट साइड है अपन तो, है ना। जब मैंने बोला कि एक्स जो है वो क्या है, वो है मान लो 3,-3। क्या मतलब होगा कि एक्स क्या हो सकता है? या तो एक्स 3 हो जाए या एक्स -3 हो जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3 और -3 के बीच में जितने नंबर है वो भी हो सकता है ना। कुछ ना, हमें ये बकवास नहीं पेलनी है, हमें ये बकवास नहीं पेलनी है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा जरा सा इंट्रोडक्शन दे दिया सेट्स का। चलो एक दो चीज़ और बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम लोग अपने नंबर सिस्टम और सब पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यार इसी में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा तुम लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, मतलब सोचो यार मैथ्स की पहली क्लास है, ये सब बकवास पढ़ रहे हैं हम लोग, पर मतलब बने रहो मेरे साथ, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके आगे की क्लास, ठीक है ना। तो आई होप सो तुम्हें मज़ा आएगा। अभी मेरे साथ रहो, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो क्या है ये यूनियन इंटरेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन से काम खत्म करूँगा अपना। मान लो मैंने एक सेट कंसिडर किया, मानो ये वाला सिंपल डिस्क्रीट सेट ले रहे हैं, मानो ये ले लिया मैंने 1,2,3, ठीक है। एक सेट को ए से दिखाते हैं कैपिटल लेटर से ये भी नहीं बताया, बताओ। एक दूसरा सेट बनाया मैंने, क्या इस टाइप से करके, मान लो मैंने बोल दिया 4, 5 और 1, ये बोल दिया मैंने 4, 5, 1, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यूनियन, तो यूनियन को हम शो करते हैं यू से, इंटरसेक्शन को हम शो करते हैं उल्टे यू से, सब्ट्रैक्शन को हम शो करते हैं ऑब्वियसली माइनस से। तो दोनों काम कर देते हैं। अगर मैंने ए के साथ यूनियन ले लिया बी का, या फिर मैंने ए के साथ ले लिया इंटरसेक्शन बी का, या फिर मैंने ए के साथ माइनस बी कर दिया, या फिर उल्टा भी कर सकता हूँ, बी -ए कर दिया, यही सब केसेस बन सकते हैं और कोई केस नहीं बनेगा। तो अगर तुमने ए के साथ यूनियन कर दिया, उसका मतलब जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है, मतलब जितने एलिमेंट्स टोटल मिला के सब जोड़ दो तुम। तो 1 तो है ही अपने पास, है ना, 2 भी है, 3 भी है, फिर इधर पहुंचे 4 भी है, 5 भी है, और क्योंकि 1 दोबारा आ गया और हम रिपीट करते नहीं, तो मैंने सीधे लिख दिया, ये आंसर हो गया ए यूनियन बी का। आज तो समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें। ए इंटरसेक्शन भी का है कि कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या 1 इसमें है? हाँ इसमें है। क्या 2 इसमें है? नहीं है, इसमें तो 4 है, तो कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसमें 2 है ना इसमें 4 है, तो बात खत्म हो गई ना। 2 हो सकता है ना 4 हो सकता है। क्या 3 है? मतलब ये देखो कॉमन क्या है। अरे भैया ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ एक ही ए ही तो है जो दोनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1, छुट्टी, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी पढ़ लो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स जो बी में है वो ए में से हटा दो,
जैसे ए में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, बी में क्या है, 4 है, 5 है और 1 है। तो ये बोल रहा है कि ए माइनस बी कर दो, यानी बी में अगर मानो ए में भी 4 होता तो तुम 4 हटा देते इसमें से, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में हैं पर वो बी में नहीं होने चाहिए। अभी बताता हूँ फिर से। देखो, अगर तुम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए माइनस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए में होते हैं पर बी में नहीं होते। मतलब इसमें वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए में हैं लेकिन वो किसी भी हालत में बी में नहीं होने चाहिए। अब मुझे बताओ कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है और 3 है, पर जो ए में 1 है वो बी में भी है, तो ये हटा दो, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बी में भी आ गया। हमें बी से ऐसे मतलब बी अछूत है मेरे लिए, क्या है, अछूत, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, कहीं तो मेरे को कहीं गलत सेंस में ले जाओ। ऐसा समझ लो कि बी से मेरी दुश्मनी चल रही है, हाँ चलो वो टर्म रहने दो तुम। ऐसे मान लो बी जो है उससे मेरी दुश्मनी चल रही है कि मैं बी को मैं कुछ मानूंगा ही नहीं, तो अगर बी में 4 है मैं 4 भी हटा दूंगा, बी में 5 है मैं 5 भी हटा दूंगा। तो फिलहाल हमारा जो 2 है वो बी में नहीं है, तो मैंने लिख दिया, सही है, 2 है। क्या 3 बी के पास है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा टाइम बदला, एक और बंदा है, तो मैंने बोला कि भाई बी मेरा दोस्त है और ए मेरा दोस्त नहीं है, तो 4 है, 5 है साहब और 1 है, और अब ए का है, ए है 1 2 और 3, तो मैंने बोला 4 है क्या बी के ए के पास, नहीं है, तो बस सही है। 5 है क्या, नहीं है। 1 है क्या, हाँ है 1, हटा दे, बिल्कुल हटा दे, दुश्मन जल्दी बहुत कर रही, बस छुट्टी। दिस इज सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यूनियन इंटरसेक्शन में। आपको बोलेगा लेकिन इसमें चलो ये तो आपने उसके लिए बता दिया, क्या नाम है, डिस्क्रीट के लिए। व्हाट अबाउट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नाम की चीज़ भी तो होती है। हाँ भाई, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो कंटिन्यूस सेट होगा, कंटिन्यूस सेट किस टाइप का होगा, जैसे इस टाइप का होगी भाई 2,5, ठीक है, और मान लो दूसरा है इस टाइप का कुछ 3,7, ठीक है, या फिर ऐसे, चलो इतना ही ले लेते हैं बस, ये इसी को मैंने अपना सेट ए मान लिया है, ये मेरा बी सेट है, वैसे ऐसा हम शो करते नहीं है। तो इसको जब भी तुमको बोलेगा कि भैया ए यूनियन बी बोल दे, है ना, या फिर ए इंटरसेक्शन बी बोल दे, ठीक है, या फिर ए माइनस बी पूछ ले तुमसे, या बी माइनस ए पूछ ले, तो क्या होगा वो। पहले तो एक और बात सुन लो, यहीं पे साइड में लिख लो कि चाहे तुम ए यूनियन बी बोलो या फिर चाहे बी यूनियन बोलो, बात एक ही है। यार ये तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी। अब यार तू पहले बी से कॉमन निकाल, क्या इसमें क्या बोलूँ मैं यार, दोनों को प्लस ही करना है अल्टीमेट, यूनियन मतलब एक तरीके से प्लस करना होता है, राइट, कि जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है। तो तुम चाहे पहले ए को जोड़ के बी के साथ लिखो, फिर बी, बात एक ही, राइट। फिर सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है। पर हम ये बात बिल्कुल समझ पा रहे हैं दिमाग से कि ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। कभी भी अगर कंटिन्यूस सेट वाले क्वेश्चन हो ना और वो तुमसे यूनियन इंटरसेक्शन ए माइनस बी से कुछ पूछ रहा हो, हमेशा सिर्फ एक मेथड यूज करो। पहले तो नंबर लाइन बना लो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक बनाना है वहाँ तक बना ली। उसके बाद उसको प्लॉट कर लो। उन्हें बोला 2 से 5, तो 2 कहाँ है, ये रहा 2, ये रहा 5, और यहाँ पे दोनों में क्लोज है, तो दोनों में ये तुम्हें पता ही होगा, दोनों पे क्लोज कर क्या बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये बन गया 2 to 5, बोलो क्लियर है। 3,7, तो ये 3,7 बनाया, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। ये रहा 3, ये रहा 3, 3 पे क्लोज है, बिल्कुल है, 3 पे क्लोज है, और 7 पे क्या है, 7 पे ओपन है, 7 पे ओपन बना लिया, और ये दोनों को वो कर दिया। अब उसने बोला ए यूनियन बी, यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ दो, राइट। तो दोनों को जोड़ने का क्या मतलब है, देखो अगर तुम इसका रिफ्लेक्शन देखो तो इसका ये आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, और व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वन, 3,7 का, वो यहाँ तक जा रहा है पूरा, मतलब वैसे तो रिफ्लेक्शन यहाँ है पूरा ऐसे करते करते, ठीक है। तो पूरा एक्सपेंशन जो हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये पूरा जो गिर रहा है, जो इमेज गिर रही है या फिर जो शेड गिर रही है इसकी, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 2 से लेकर 7 तक है, राइट। तो इसका अगर तुम निकालोगे ए यूनियन बी, देन दैट विल बी 2 to 7। अब जो 7 पर है, 7 पे क्या है, ओपन है, तो 7 पे ओपन चेप दिया, 2 पे क्या क्लोज है, तो क्लोज लिख दिया, सिंपल। बोलो, आपको बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी, देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कॉमन ले ले, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन को तुम ऐसे समझो कि देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ इतना ही रीजन कॉमन है दोनों में। अरे यार बाकी तो निकला हुआ है ना, बाकी तो दोनों में कॉमन थोड़ा ना है, इतना रीजन है जो दोनों के पास कॉमन है। तो कहाँ से कहाँ तक कॉमन दिख रहा है तुम्हें, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, कहाँ से 3 से 5 तक। अब 3 पे क्या है, 3 पे क्लोज है, तो 3 पे क्लोज है। 5 पे क्या है, 5 पे क्लोज है, तो 5 पे भी क्लोज हो गया। आई तो समझ में आ रहा होगा। अब किसने बोला ए माइनस बी बोल दिया यार, तो तुम मुझसे, ठीक है, मैं बहुत रफली पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, ये सेट्स का वो वाला अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम, मैं क्या बोल, ठीक है। अब कोई बोलेगा ए माइनस बी बोल दे यार, तो ए माइनस बी थोड़ा मैं क्लियर डायग्राम बना, पहले ये बनाया, तो ए क्या है, ए है 2 से 5, राइट, तो 2 से 5, राइट, ये रहा 2 से 5, ठीक है। फिर 3 से 7 बनाया, तो 3 से 7 में ये रहा 3 और ये रहा 7, राइट। तो क्या बोला उसने, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी हटा दे। अब बी क्या है, देखो ये बी चल रहा है, ये तुम्हारा ए चल रहा है, मुझे पता है बी ने इतना पोर्शन मेरा घेर लिया है, तो कितना बच गया ए के पास, इतना बच गया, कितना, 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में क्या आएगा आंसर, 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में 2 पे क्या है, क्लोज्ड है, 3 पे क्या है, क्लोज्ड है, सिंपल। बी माइनस ए,
तो बी माइनस ये है कि अगर ये बी है, ये पूरा बी था राइट, ये बी था, इस बी में से ए ने कितना घेर लिया, ए ने इतना घेर लिया तुम्हारा, तो बी कितना बच गया, इतना बच गया, यानी 5 से 7, तो 5 से 7, 7 पे क्या है ओपन, 5 पे क्या है क्लोज्ड। ठीक है, आई होप सो यार ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ सब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तुम्हारी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, जैसे हमें सिंपल पता है काउंटिंग नंबर जो होता है ना 1 2 3 4 ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, सेट, उसको हम n से डिनोट करते हैं और वो ऐसा आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट बना के छोड़ देते हैं। मतलब क्या है, इसमें सारे डिस्क्रीट नंबर आएंगे, कौन से 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में जो होगा वो सब नहीं आएगा इसमें, कि भाई 1.5 लिख दो यहाँ पे, सब का चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, तो बस ये होगा मैंने नेचुरल नंबर्स। अभी ये बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है, अभी समझाऊंगा तुमको। होल नंबर्स, तो होल नंबर में तुम्हें पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक बात है, 1 के साथ बस एक जीरो आ जाता है, उसको हम होल नंबर बोल देते हैं राइट। तो नेचुरल नंबर्स जिसके अंदर जीरो भी है उसको हम क्या बोल देंगे, होल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम कैसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया डब्ल्यू, है ना, और ये 0 1 2 3 4 ऐसे करते डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफिनिट तक जाएगा वो। ठीक है ना, होल नंबर्स। व्हाट आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है कि ऐसे मान लो तुमने जीरो पे एक शीशा रख दिया, तो अगर ये 1 है ये 2 है, तो 1 का रिफ्लेक्शन हो गया -1, 2 का रिफ्लेक्शन हो गया -2। ठीक है, आई होप तो इतना भी समझ में आता होगा कि -2 और -1 में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि जो राइट की तरफ होता है वो बड़ा होता है हमेशा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, फिर जीरो बड़ा होगा, फिर ये है ना, जो राइट की तरफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है। फिर क्या, ये हमारे इंटीजर्स हैं, इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो आई से या फिर जेड से। ठीक है, अब देखो, अब इसके हम बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं। तो ये जीरो है, ये 1 2 3 4 स्टेप से जा रहा है, और ये नेगेटिव जा रहा है। अब जीरो जो है ना तो वो पॉजिटिव नंबर है ना वो नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ लिख लो कि जीरो जो है वो ना तो एक पॉजिटिव नंबर है ना वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई तुम साइन लगा नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, नहीं अभी नहीं बता सकते तुमको, वो वेक्टर में कोई देखेंगे तो फिलहाल। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 1 2 3 4। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब हो गया नेचुरल नंबर, इसमें यहाँ पर उन्होंने लगा था आई प्लस या फिर जेड प्लस। क्या मतलब इसका, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई बोलेगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें क्या आएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक, फिर कोई बोलेगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे उसने अच्छी बात क्या करी, उसने बोला नॉन नेगेटिव हटा दे तो बस, है ना, नेगेटिव जितने हैं उनको हटा दे, तो क्या बच, ये -1 के बाद के सारे हट गए, सिर्फ ये बच गया तुम्हारे पास। क्या बच गया, एक तो जीरो बच गया और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, तो 0 1 2 3। फिर उसने बोल दिया नॉन पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव ना हो, यानी कि 1 2 3 4 नहीं हो सकते, तो क्या रहेगा फिर, सारे नेगेटिव और एक जीरो, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सिंपल। बोलो, इसको हम शो करते हैं आई माइनस से, ये और आई प्लस से। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे नौटंकियों पे। अब बात करते हैं इवन इंटीजर्स की। कई लोगों को इसी बात पे कंफ्यूजन होती है कि बताओ -2 क्या एक इवन नंबर है क्या। पहले तो बताओ इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर जिसको तुम 2 से डिवाइड हो जाए जो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो अगर जीरो है तो जीरो तो खैर हर किसी से ही डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो ऑब्वियसली इवन नंबर है। ठीक है, सिमिलरली +-2, इन्होंने बोला +-2 जो है वो इवन है, +-4 इवन है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा राइट, 4 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा। पर मेरा पॉइंट है कि भाई -4 को 2 से करोगे तो ये भी तो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर -2 को 2 से करोगे तो ये भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना, इवन जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं आती थी। ऑड में क्या होता है, तो ऑड भी आपके ऑड में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। अच्छा, पहले देखो जनरल फॉर्म लिख लो। तो अगर इवन इंटीजर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स n। देखो, हम इवन, कोई भी अगर एक इवन नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स n, यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है, जो n है वो एक इंटीजर है, बल्कि इसको हम ऐसे शो करते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अभी मैं इसका भी एक वो बनवाऊंगा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, यानी कि n जो है वो i के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका। खैर अभी इधर आओ, इवन जो है वो 2n है। इवन जो नंबर होते हैं उनकी फॉर्म 2n होती है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 0 है, तो अगर यहाँ पे तुम n को 0 डाल दो तो ये हो जाएगा 2 × 0 0। फिर यहाँ पे मानो n = 1 डाल दे, तो अगर n = 1 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा। अगर n = 2 डाल दोगे तो 4 आ जाएगा। अगर n = -1 डाल दोगे तो -2 आ जाएगा। अगर n = -2 डाल दोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इवन नंबर जो होते हैं वो 2n फॉर्म के होते हैं। अगर कोई बोलेगा कि ऑड किस नंबर के होते हैं, तो ऑड जो है 2n फॉर्म के नहीं होते, वो टाइप मानो 2n + 1, ठीक है, या फिर 2n - 1, इस टाइप से लिख सकते हो तुम ऑड को। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि ऑड को हम 2n + 1 में क्यों लिख सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुमने डाल दिया n = 0, तो अगर तुमने n = 0 डाल दिया तो 1 आ गया। अगर तुमने यहाँ पे डाल दिया n = 1 तो आ जाएगा 3। ठीक है, आपको बोलेगा 2n - 1 में क्या कर सकते हैं, तो अगर 2n - 1 में अगर तुमने फिर से n = 0 डाल दिया तो -1। ठीक है, तो +-1 ये कुछ भी हो सकता है राइट। तो फिलहाल ये ऑड इंटीजर्स हो गया, तो समझ में आ गया, बहुत बेसिक बातें हैं ये तो। ठीक है, आपको बोलेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मानो अगर मैं बोलूँ कि p जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, कोई p जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर p जो है वो उसको हम प्राइम तब बोलेंगे, हम उसको प्राइम तब बोलेंगे जब उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। और वो डिस्टिंक्ट फैक्टर में से कौन से डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, एक तो वो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा।
कोई बोलेगा समझ में आ रहा है पर नहीं भी आ रहा है, जैसे मानो 2 है तो 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, फिर 2 खुद हो सकता है। आपको बोलेगा फैक्टर ही क्या होता है ना, हमें तो ये भी नहीं आता, हम तो बहुत माना तो हमें तो फैक्टर भी नहीं आते। फैक्टर का मतलब है कि डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तुम 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम 2 को 2 से करोगे तो वो हो जाएगा, पर अगर तुम 2 को मान लो तुमने किया 3 से, तो ये एक 2/3 एक अलग सा एक वो आ गया, गंदा सा फ्रैक्शन टाइप आ गया, डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर। तो जब भी आंसर पॉइंट में आया ना तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो कि बस डिवाइड किया तो आंसर पॉइंट में आया है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है तो 2 के क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे मानो 3 है तो 3 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, इसका 2 नहीं आ सकता। अगर तुम 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 3/2 एंड 3/2 इज अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी, राइट, इट्स अ फ्रैक्शन। अच्छा एक मिनट, अगर वो बोलेगा 4 है तो 4 का देखो, एक तो तुम 4 को 1 से कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको 4 से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तीसरा फैक्टर भी आ रहा है, दैट इज 2, दैट इज 2। तो 2 तो गड़बड़ कर दिया इसने, 2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइम नंबर का क्या मतलब क्या हो गया कि ऐसा बंदा है ना, ऐसा बंदा जिसके सिर्फ या तो 1 हो फैक्टर या फिर 4 हो, और वो दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या साफ साफ क्या कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो कोई बोलेगा कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो इसका क्या रीजन है। कॉम्पोजिट का मतलब पता होगा ना, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे 4 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, जो नंबर प्राइम नहीं हो गया वो कॉम्पोजिट हो गया, मतलब कहने का मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। Let A be a natural number and A is said to be composite if it had at least 3 distinct factors। तुम समझ रहे हो, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 का सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है 1, इसका दूसरा फैक्टर भी 1 ही होगा। देखो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 खुद से डिवाइड हो सकता है, पर आया तो दोनों बार 1 ही ना। यहाँ पे उसने बोला था प्राइम वो तब हो सकता है जब दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, तो ये क्या है, ये प्राइम डेफिनेटली नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब बोलेगा क्या, फिर क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर ने भी साफ साफ बोला कि 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पे तो जो 2 फैक्टर 1 आ रहे हैं, चाहे तुम चलो तीसरा 1 ही ले लो, तो 1 जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना, ये तो तीनों बार 1 ही आ गया, तो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉम्पोजिट भी नहीं बोल सकते बाय डेफिनेशन, ठीक है। कोई नहीं, बढ़िया बात है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे प्राइम नंबर लिखोगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 जो भी हैं तो सारे, इन सब में क्या कॉमन होगा कि इनका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरे नंबर खुद होंगे। इसमें इसमें 2 जो है वो एक लौता इवन प्राइम नंबर है। अब इसका इस बात का प्रूफ क्या है, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि इसके बाद कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होगा। उसका रीजन है, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सब 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, पर प्राइम नंबर की तो एक ही कंडीशन है, प्राइम नंबर की तो एक ही कंडीशन है कि या तो वो 1 हो या फिर वो इवन नंबर खुद उसका आंसर हो। पर यहाँ पे तो एक फैक्टर और आ जाएगा, एक और फैक्टर क्या आ जाएगा 2। अब कोई बोलेगा तो 2 के लिए भी क्यों नहीं है, अरे 2 के लिए तो एक 1 है और एक वो खुद 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो बस 2 फैक्टर हो गए इसमें तो। पर अगर मान लो किसने बोल दिया आगे वाला, मान लो किसने बोला 16 एक इवन नंबर है, तो एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक वो 16 से भी तो डिवाइड हो रहा है, और फिर वो चलो इतना होता तो फिर भी हम बोले थे चलो प्राइम है, पर ये 2 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, बल्कि ये तो चलो और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ऐसे मानना है तुमको, तो माना तुमने लिया 4, तो 4 एक इवन नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इतना बात होती है ना तो हम बोल सकते थे कि प्राइम है, पर ये तो 2 से भी होगा ना। आपको बोलेगा 2 के लिए भी तो ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, तो 2 1 से हो रहा है, खुद से हो रहा है और वो 2 से भी हो रहा है, तो ये 2 और 2 मिल गए, इसीलिए सिर्फ 2 जो है वो एक लौता प्राइम है, ठीक है ना। इसका पूरा रीजन होता है, हर एक चीज़ एक रीजन के साथ बोली जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक कोई बात करेगा जीरो के ऊपर, जीरो क्या है ना, जीरो क्या चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ जीरो के बारे में, तो जीरो जो है क्या वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 0 1 से डिवाइड हो जाएगा। क्या जीरो जो है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 0/0 ना, नहीं होगा। 0/0 इज अनडिफाइंड, 0/0 इज अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है, इसको तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते। कोई बोलेगा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक अलग ही रीजन है, वो कभी लिमिट्स में देखेंगे हम लोग कि 0/0 अनडिफाइंड क्यों है, फिलहाल हम नहीं कर सकते। तो ये तो बात ही खत्म हो गई सारी, तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, जीरो की तो बात ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट तो बात ही सब नेचुरल नंबर के लिए हो रही है। देखो पी भी है नेचुरल नंबर, ए भी है नेचुरल नंबर, फिर भी अगर कोई जानना चाह रहा है कि हमने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो अगर बोलेगा कोई जीरो जो है इसके कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है, तो यार इसका ना गड़बड़ क्या हो रही है कि जो जीरो है उसके तो इन्फाइनाइट फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो अगर तुम 0 को 1 से करोगे तब भी हो जाएगा, 0 को 2 से करोगे तब भी हो जाएगा, 0 को 3 से करोगे तब भी हो जाएगा, 4 से करोगे तब भी हो जाएगा, तो यहाँ तो आदमी पागल ही हो जाएगा। खैर अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, है ना। तो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, नीचे आते हैं थोड़ा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शायद मे भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक बातें जो जिन लोगों को आती हैं बहुत बोरिंग लगता है उनको ये स्टार्टिंग का सेशन, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर बेसिकली वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। किसी को मैंने बोला था HCF में तुम पढ़ाऊंगा LCM HCF, हाँ भाई। तो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखो पहले तो तुम HCF को समझो। अगर मैं HCF की बात करूँ ना, HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, ठीक है। जैसे मानो तो कोई 2 नंबर है, मानो 3 है और 6 है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है जो तुम इसमें से कॉमन ले सकते हो। ऑब्वियसली 3 कॉमन लिया जा सकता है, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। तो 3 इसका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। देखो डेफिनेशन है पूरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन ले सकते हो, उसको HCF बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिमिलरली किसने बोल दिया कि
तो को प्राइम नंबर में क्या होता है, हम लोग HCF जब लेते हैं तो उसका HCF 1 आता है, यानी बेसिकली उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,2 है, क्या है 1,2 है, मान लो 1 एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास है 1, अरे क्या हो रहा है, हाँ भाई, तो मान लो मेरे पास है 1 है और मेरे पास 2 है, ठीक है। तो अगर इसमें से तुम कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, तुम बस एक चीज़ कॉमन ले सकते हो, वो है 1, तो इसमें से 1 ही कॉमन ले सकते हो। फिर मानो है 2,3, इसमें से सिर्फ तुम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हो। 3,4, 4,5, यानी सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ तुम एक 1 ही कॉमन ले सकते हो। तो इन सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि ये होना जरूरी है। मानो मैं ये वाला केस ले रहा हूँ 3,10, 3,10 में से तुम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो तुम सिर्फ एक चीज़ कॉमन ले सकते हो, दैट इज 1। मानो इवन और ऑड है, उसमें से फिर भी कर को कुछ चीज़ आ सकती है कॉमन, पर जैसे मानो ये है 2,5 है मान लो, तो इसमें से तुम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तुम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे 1,2, 1,3, 3,4, ये सारे जो हैं, इन सारे ही केसेस में तुम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हो। तो जब भी तुम 1 कॉमन ले सकते हो तो उसको या तो हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि नंबर विच आर नॉट प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नहीं जो प्राइम नहीं होता उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं, बताइए, एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 नहीं होता ना, 1 प्राइम होता है ना वो होता है। फिर 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, ऑब्वियसली बात है। देखो हमारी जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होते हैं। 2 और 3 क्या है, प्राइम है। 1 जो है ना तो वो प्राइम है ना तो वो कॉम्पोजिट है, तो पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या हुआ, 4 ही तो हुआ, ठीक है। अब 2, हाँ पता है ये बार IIT ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लेट x इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो यार वो सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए, तुम सीधे सीधे बोलना चाहिए x जो है वो 4 के बराबर है, छुट्टी, ठीक है। इतना बकवास हमारे पास टाइम ही पड़ा हुआ है। जैसे एक बार उसने ऐसे पूछ लिया कि x जो है वो इवन प्राइम है ना, कई बार कर चुका है वो, ये हरकतें करता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो समझ जाओ, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें, सिंपल सी बात है। क्या 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब है कि अगर कभी भी 2 प्राइम नंबर्स हैं जो डिस्टिंक्ट, जैसे मतलब 2,3 या फिर 3,5, 5,7, इसके बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है प्राइम 11, ठीक है। 11 के बाद बनाना 11,13, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये प्राइम है में से सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा यार। तो ये जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ को प्राइम है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो प्राइम नंबर्स होंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, आया तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम बिल्कुल बकवास टॉपिक है। उसका मतलब बस ये कि ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर ढूंढने जिनके डिफरेंस बीच में 2 हो, जैसे 3,5 में 2 का डिफरेंस है, 5,7 है, 11,13, 17,19, 29,31, ठीक है। इन सबको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्या मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी तक के लिए, ठीक है। अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैथ अगर तुम्हें नहीं आती तो मैंने पहले ही बोला था कि तुम क्वेश्चन को शुरू भी नहीं कर पाओगे, किसी भी क्वेश्चन को, है ना। आ जाओ भाई, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय q। तो रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम q डैश या फिर q c, एक्चुअली c मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक्चुअली सेट का कंसेप्ट होता है। मानो एक सेट है इस टाइप से, सेट है मानो नेचुरल नंबर का, तो a डैश क्या होगा, a डैश वो सारे नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर नहीं है, जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली से a डैश या फिर a कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का मतलब ये होता है वो चीज़ जो a नहीं है। तो जैसे अगर q जो है वो रेशनल नंबर है तो q डैश या qc का मतलब होगा वो नंबर जो रेशनल नहीं है, तो ठीक है वही रेशनल हो गए। अब इसको समझते हैं, ज़रा अच्छे से समझते हैं क्या मतलब क्या बोला उसने। तो देखो कोई भी नंबर अगर वो p by q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये जो है ये भी इंटीजर है और ये जो q है ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। जहाँ पे प्रोवाइडेड है कि q जो है बस वो 0 ना हो, तो पक्की बात है कि एक रेशनल नंबर होगा। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल उसमें पूछ लिया 2/3 है ना, 3/5, 4/6, ये सब क्या है, ये सब रेशनल है, तुमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम सीधे देख के बोल सकते हो अरे बेटा ये देखो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, काम खत्म। किसी ने बोल दिया मान लो -3 डिवाइड बाय -2 या -3/2 है ना, 2/-3, ये सब भी क्या है रेशनल नंबर है। होप से इतनी समझ में तुम्हें आ गई होगी, है ना। इतना बेसिक की बातें हैं ये सब। फिर उसने ये भी बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी इंटीजर होगा, देखो मान लो p by q है, ठीक है। अगर तुम q को 1 मान लो, तो फिर p by q में सिर्फ p रह गया, नीचे तो बना गया तो p रह गया सिर्फ, और p क्या है, p एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। आपको बोलेगा इफ नॉट इंटीजर देन दे आर फाइनाइट और रिकरिंग। अब मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा है वो पहले। तो उसका मतलब ये है कि देखो हमारे जो नंबर्स हैं उन, एक्चुअली एक और चीज़ सुन लो पहले, यहीं पे सुन लो एक बात को। एक चीज़ होती है रियल नंबर, तो रियल नंबर के हम 2 पार्ट करते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर के मैंने 2 पार्ट करे, पहला पार्ट को मैंने बोला रेशनल
रेशनल नंबर्स और दूसरे पार्ट को मैंने बोला इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर रेशनल नंबर्स के भी मैंने दो पार्ट करे। देखो रेशनल या तो वो इंटीजर होगा या तो वो इंटीजर होगा, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो क्या होगा, या फिर वो होगा फाइनाइट एंड फाइनाइट या फिर रिकरिंग। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है ये। और इंटीजर में भी फिर बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। इंटीजर में क्या पार्ट हो जाते हैं, या तो वो होल नंबर हो जाए, ठीक है, या तो वो होल नंबर हो जाए, या फिर सिर्फ जीरो, या फिर क्या नेचुरल नंबर्स, है ना। ये सब तुम्हारे इंटीजर्स के अंदर ही अंतर्गत ही आते हैं, है ना। और फाइनाइट और रिकरिंग का क्या मतलब है, तो ऐसे मान लो, ऐसे तुम्हारा सिंपल सा लिखा हुआ है 3.7, या तुम्हारे पास लिखा हुआ है 4.8, ये सब क्या है, ये फाइनाइट है। इनका जो पॉइंट के आगे जो नंबर है वो फाइनाइट है, वो नहीं हो रहा कि मतलब 7.678 ऐसे कुछ नहीं हो रहा है इसमें। पर अगर मैं यहाँ पे ये ना लिख करके ऐसे लिख दूँ 3.7777777 ऐसे करते करते डॉट डॉट बना के भाग गया कोई, इसका मतलब क्या कि पॉइंट के बाद ये जो 7 है ये लगातार रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट तक, राइट। तो 3.7 के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, ये सब शायद तुमने 9 में पढ़ रखा होगा, बार लगा देते हैं, राइट। ये बोलते हैं ना 3.7 का बार। सिमिलरली किसी ने बोल दिया मैंने 4.888, ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 4.8 के ऊपर बार। कोई ऐसे ना लिखे, कोई ऐसे लिखते हैं 4.37888, तो इसको हम लिख देते हैं 4.37 और यहाँ 8 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इन सब ये चाहे ये वाला नंबर हो जहाँ पे फाइनाइट है, या फिर ये वाला नंबर रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, तो यहाँ पे रिपीट ही तो हो रहा है। ठीक है, ये जो वैरायटी है ये भी रेशनल होती है। कोई बोलेगा लग तो रहा नहीं है देखने में कि ये रेशनल है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं ये रेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे अभी हम देखते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, अच्छा अगर इरेशनल की बात करी जाए तो इस टाइप का होता है 3.7628967 कुछ भी हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर वो इस टाइप का है कि वो रुकेगा भी नहीं, मतलब वो फाइनाइट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, पॉइंट के बाद वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और रिपीटिंग भी नहीं है कम वक्त, है ना, तब हम उसको बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है √2, तो √2 में भी ये होता है कि 1.414 और उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि वो 414141 आता जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न जो है वो फॉलो करेगा। तो जब वो पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो ना करे और इनफाइनाइट तक तुम्हारे नंबर चले ही जा रहे हैं, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को हम प्रूव करके दिखाते हैं तुमको कि इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ। जैसे मैंने सिंपल सा ये नंबर माना तुमने 3.7, तो ये तो तुम्हें दिख के समझ में आ रहा है, इसका मतलब 37/10, ठीक है। और ये 37/10 क्या हो गया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर हो गया। पर तुम ये कैसे प्रूव करोगे, तुम ये चीज़ कैसे प्रूव करोगे कि 3.7777 या फिर 4.278888 इस टाइप का जो नंबर है वो क्या नाम है, रेशनल है। तो उसका तरीका भी हम लोगों ने 9-10 में ही पढ़ रखा है। अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं x मान लूँ तो इसका 10x क्या होगा। एक सेकंड, अगर इसको मैं पहले एक तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ना, इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा बार बार। 3.77 इसको हम सीधे देते हैं 3.7 का बार। अब इसका अगर तुम 10 टाइम्स कर लो तो दैट विल बी 37.77777, यस, विच इज इक्वल टू व्हाट, 37.7 का बार। बोलो बोलो, क्लियर है। अगर अब मैं बोल दूँ कि 10x और 10x में से x हटा दो, 10x माइनस एक्स, व्हाट इज 10x माइनस एक्स, दैट इज 37.7 का बार माइनस 3.7 का बार। व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, दिस मीन्स कि तुमने 37.7 बार में से 3.7 का बार हटा दिया, तो 37 में से तो 3 हट गया, दैट इज 4, और 7 बार में से 7 बार हट गया तो 0 रह गया, यानी इसका आंसर क्या गया 34। और ये 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x, तो बेसिकली तुम्हारे पास आंसर क्या गया कि तुम्हारा x कितना हो गया 34/9। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है इंटीजर, नीचे क्या है इंटीजर, हेंस प्रूफ कि x क्या हो गया, x तुम्हारा रेशनल है। अगर x रेशनल है तो x तो यही था, तो इसका ये क्या हो गया, ये भी रेशनल है। अब कोई बोलेगा इस वाले के लिए चलो प्रूफ करके दिखाओ, इस वाले में भी यही हो रहा है, क्या है कि 4.228 इस टाइप से है ना। तो मैंने पहले 8 पे बार लगा दिया सीधे, छुट्टी, है ना, इतना कोई बार बार लिख रहा है ना सीधे। और मैंने इसको मैंने इसको क्या करूँगा, मैं देखो इसको मैंने x माना है, ठीक है, ये क्या मेरा, ये मेरा x है। पहले तो मैं अपनी ये जो 2 है इनको एक तरफ लेकर आऊँगा। जब मैं एक तरफ ले आया इनको तो मैं कैसे लाऊंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 422.8 बार। फिर अब मैं एक बार 8 को भी अपने पास ले आऊँगा, तो एक बार इसको 10 से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो 1000x 4228.8 बार। अब तुम्हें पता है मेरा अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1000x माइनस 100x, दैट इज 900x। और अगर इन दोनों को माइनस कर दिया तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 4222, एक सेकंड 4228 सुना होगा कोई, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 2 आता है ना, है ना, ये सिर्फ 2 ही बार आएगा, तो इस टाइप से होता है ये, ठीक है। तो 4 इसको माइनस करके देख लो, ठीक है, यही तो है 8 बार है यहाँ पे 8 बार है। तो तुमने इसको माइनस करा तो 8 बार करके तो 0 ही हो गया। 8 में से 2 हट गया 6, 2 में से 2 हट गया 0, 2 में से 4 हट गया, दैट विल बी 8, और ये दिस इज 3, तो 3806 तो हमारे x की वैल्यू हो गई, 3806 डिवाइडेड बाय 900,
ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 3806, देखो ऊपर भी क्या है इंटीजर है, नीचे भी क्या है इंटीजर है, अगर ये भी इंटीजर है तो x क्या हो गया, x तुम्हारा q हो गया, है ना, x तुम्हारा q हो गया। तो अगर x तुम्हारा रेशनल नंबर हो गया तो फिर ये भी रेशनल नंबर हो गया, हेंस प्रूफ कि ये रेशनल नंबर है। तो इससे हमने क्या प्रूफ करा कि कभी भी अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी है या फिर पॉइंट के बाद रिकरिंग है तो वो हमेशा रेशनल होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, मजा आ गया। अब ये क्या नोटिंग लिखी हुई है, ये Q इक्वल्स टू, ये पता नहीं क्या लिख दिया, बड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में यार। तो एक्चुअली ना ये अगर तुमने सेट तुम्हें पढ़ तो रखा नहीं होगा शायद, तो सेट का एक फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसको समझा रखा है यहाँ पे, है ना, उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रखा है। तो अगर इसको समझना है अभी तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो अगर इसको समझना है तो हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को, देखो सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, समझा सकते हैं इसको हम ऐसे कि कभी भी अगर मानो मैं ऐसे बोल दूँ कि x, ठीक है, एंड x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये लिख दिया किसी ने तुम्हारे सामने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कहा भाई ये क्या नोटिंग लिखी हुई है, x है, ये तुमने दो कोलन जैसा साइन बना दिया, फिर बोल दिया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 4 को तो क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर -2 होगा। अरे यार अगर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 माइनस 4, और -2 डालोगे तब भी यही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 और 2। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बस यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, -2 छुट्टी। तो 2, -2 की जगह उन्होंने सीधे क्या कर दिया, तो एक तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को ही आंसर बना दिया। उन्होंने तुम्हें सीधे ये लिख के दे दिया कि x जो है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब भी तुम्हें कंडीशन जो है वो सेट के अंदर डाल के दे दी उसने, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, कि तुम सेट को बिल्ड ही उसके अंदर कर दिया। जैसे ये है, उसने बोला रेशनल नंबर्स, राइट, तो रेशनल नंबर की उसने सीधे डेफिनेशन लिख दी। तो रेशनल नंबर की उसने डेफिनेशन कैसे लिखी, उसने बोला p बाई क्यू फॉर्म के सारे नंबर्स, p बाई क्यू फॉर्म के सारे नंबर्स जहाँ पे p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स हैं। तो जब हम बोलते हैं ना वो इंटीजर्स है तो उसको हम बिलोंग के साइन से दिखाते हैं, इस टाइप से एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो ये जो साइन होता है ये इसको तुम्हें याद रखना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं कि p और q आई हैं, है ना, ये वो हैं, ठीक है। फिर एंड लगाया उसने, एंड बोला और यहाँ बोला कि q जो है वो 0 नहीं है, उसने बेसिकली कंडीशन बोल के फिर उसने बंद कर दिया ये। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो सारे नंबर्स आ गए जो p बाई क्यू फॉर्म के हैं, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हो गए छुट्टी, ठीक है ना। तो इनको हम आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो सारे नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं डाले जा सकते, जैसे हमारा √2, तो √2 को तुम कुछ भी कर लो तुम p बाई क्यू फॉर्म में उसको नहीं ला सकते, ठीक है ना, कुछ भी कर लो तुम उसको p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं ला सकते। तो फिर क्या बोला है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, QC और या फिर Q डैश से, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, हाँ सही है। फिर बोला √2 1 + √3 e पाई एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, इरेशनल है। मैं बताऊंगा, ये मुझे पता है तुम फंस गए यहाँ पे, e और पाई वाई गए, तुम फंस गए, दिखाते हैं अभी। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रिकरिंग डेसिमल्स, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जैसे जितने भी तुम्हारे रिकरिंग वाले हो रहे थे, याद होगा तो मैंने वो सबके सब रेशनल नंबर्स होते हैं, ये मैंने अभी प्रूव करके दिखाए थे, मैं 2-4 एग्जांपल करके, राइट, 2 एग्जांपल लिए थे मैंने। तो ये तो बात श्योर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है, ये होता है नॉन रिकरिंग एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। चलो खैर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा थोड़ा ज़रा एक अलग हट करके टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, कि ये इरेशनल नंबर होता है या नहीं होता, पाए, तुम्हारा पाए पे ज़रा चर्चा करी जाए, ठीक है, पाए पे ज़रा चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो आ जाओ भी पाए पे चर्चा करें। तो देखो अगर तुम पाए पे बात करना चाह रहे हो, पाए देखो कभी भी जो पाई एक्चुअली में है क्या, पाई की स्टोरी क्या है, तो जैसे अगर ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और मान लो ये एक दूसरा सर्कल है। आज तुम्हारे को मैं पूरी स्टोरी क्लियर कर दूंगा पाई की, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या है, ये मैंने बनाए हैं कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। क्या बनाया मैंने, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाया मैंने यहाँ पे। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब है कि जिसके सेंटर सेम होते हैं उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये दो सर्कल में क्या तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, अगर इसका रेडियस d1 है तो इस बड़े का रेडियस जो है वो d2 है, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि d1 जो है वो d2 से छोटा है, ये बात मैं देख पा रहा हूँ। बल्कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि d2 जो होगा वो k टाइम्स होगा d1 का। बोलो इतना बोल सकते हो क्या तुम कि d2 क्योंकि d1 से बड़ा है तो d2 जो होगा वो d1 से बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं k टाइम्स d1 होगा। मतलब 2 गुना है, 3 गुना है, या फिर 3.5 गुना है, या 4.5 गुना है, या 3.77 टाइम्स है d1 का, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, कुछ भी हो सकता है वो। तो आई तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा फिर अगर मैं बात करूँ इसके किसकी हम बात करते हैं, मान लो मैंने एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, को समझो इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पाई के बारे में, ठीक है ना, पाई के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो समझो। ऐसा करता हूँ इस वाले पोर्शन को ना मैं एक अलग से भी इस लेक्चर के बाद ही मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी पाई के ऊपर, उसमें तो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि पाई का पूरा नोटिंग क्या है। अभी के लिए तुम बस ये समझ सकते हो कि पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, एक इर्रेशनल
नंबर होता है। पर तुम कहोगे सर हमने 10th क्लास में तो यार वो पढ़ता हुआ है आपके पाए को 22/7 ले लो, एनसीईआरटी में ही होता था बल्कि, है ना, कि पाए को 22/7। तो पहला पॉइंट कभी इक्वल्स टू नहीं होगा, ये हमेशा होता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 22/7 ये तो तुम देख ही पा रहे हो कि ये भी क्या नाम है, क्या ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये तो तुम्हारा रेशनल नंबर है, ये तो तुम्हारा रेशनल नंबर है। और जो जो इरेशनल नंबर तुम्हारा पाई है, मतलब पाई तो इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। एक बार आईडी ने बड़ा अच्छा काम करा, आईडी ने तुम्हें एक बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया करके, उसका आंसर जो था वो पाया आ रहा था, तो उसने ऑप्शन में क्या दिया, उसने ऑप्शन में दिया पाए, पाए -1, है ना, इस टाइप का कुछ था वो, पाए +1, और ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया उसने 22/7। ठीक है, तो वैसे इसका रियल आंसर था सिर्फ पाए, क्योंकि वो मल्टीपल करेक्ट था, तो कुछ बच्चे यहाँ पे 22/7 भी लगा के आ गए, क्योंकि उनको अभी भी दिमाग में ये चला था कि पाए जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है, पर ये गलत है। अगर तुम्हारा आंसर पाए आया है तो पाए ही होगा, पाए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 22/7 के बराबर होती है, ठीक है ना, वरना पाए की रियल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, रियल वैल्यू तो इन्फाइनाइट, मतलब वहाँ तक जाएगी, देखो 3.14 जाने क्या करते हुए जाती है वो, है ना, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, अगर तुमने कोई पैटर्न रट लिया है गलती से भी मत रटना, उसका कोई रिपीटेशन नहीं है। 22/7 में जब तुम करोगे ना तो रिपीटेशन आ जाएगा, पर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं आएगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो पाए एक रेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। बाकी इसकी जो पूरी सॉरी जो इसकी पूरी रामकथा है, जो इसकी पूरी रामकथा है वो हम लोग अभी अगले लेक्चर में देख लेंगे। अगले लेक्चर इन द सेंस एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, एक अच्छी सी वीडियो कि एक्चुअल में पाए का खेल क्या है, व्हाट्स द स्टोरी ऑफ पाए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है ई, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, और ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं, क्वेश्चन में जब भी ये आएगा तो हम बोलेंगे 2.71, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो नहीं दे रखी है, तो जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे मानो कोई बोलेगा कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो अगर तुमने एक इरेशनल नंबर में प्लस करा, ये माइनस किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, तो क्या आएगा आंसर। तो सुन लो, बड़े अच्छे से समझ लो इस बात को कि जब भी तुम रेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इरेशनल नंबर साथ करते हो तो हमेशा आंसर इरेशनल ही आता है, हमेशा आंसर इरेशनल ही आता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक, इसमें एक एक्सेप्शन है बस, इस पॉइंट में एक ही एक्सेप्शन है बस, और इसका एक्सेप्शन है अगर रेशनल नंबर जीरो ना हो जाए, अगर जो रेशनल नंबर है वो जीरो ना हो जाए और तुम मल्टीप्लिकेशन नहीं करो। एक बार बताओ, अगर तुमने 0 × √2 किया तो यार आएगा तो जीरो ही, और जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो बस मल्टीप्लिकेशन ना हो एक तो, और रेशनल नंबर जीरो ना हो जाए, तब बस इस वाले केस में ऐसा होता है कि वो रेशनल नंबर आ जाता है। लेकिन ये कॉमन सेंस है, लेकिन जनरली किसी भी केस में तुम ले लो तो रेशनल नंबर किसको इरेशनल नंबर के साथ जो भी ऑपरेटर कर रहे हो इन चारों में से हमेशा इरेशनल ही आने वाला है, ठीक है। डिवाइड में भी ऑब्वियसली हो जाएगा, 0 / √2 दैट इज ऑल्सो 0। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, अगर तुम रेशनल नंबर के साथ ही रेशनल नंबर के साथ कुछ कर रहे हो, ये तो मैं बताने ही भूल गया तुम्हें, तो ये तो खैर तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। सिमिलरली अगर एक तीसरा ले लेते हैं, तीसरा है मानो कि तुमने एक इरेशनल नंबर लिया, है ना, एक इरेशनल नंबर लिया और उसके साथ तुमने करने बैठ गए तुम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। अगर तुमने एक इरेशनल नंबर के साथ ही काम कर रहा तो यार हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है उसका आंसर इरेशनल हो या हो सकता है उसका आंसर रेशनल हो, यू डोंट नो एनीथिंग, हमें ना पता भैया, हमको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप से इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मानो ऐसे है, मानो मैंने बोला कि √2 है ना, एक इरेशनल नंबर के साथ वो दूसरे इरेशनल को करना है, मैं तो कह रहा हूँ √2 × √2, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, पर इसका आंसर तो 2 आ रहा है, दैट इज रेशनल। आपको बोलेगा चलो ऐसा नहीं लेकर ऐसे कर लो, √2 × √3, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, पर इसका आंसर क्या आ रहा है √6, और ये रेशनल है, ठीक है। तो यू कांट से एनीथिंग फॉर इरेशनल एंड इरेशनल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, इरेशनल इरेशनल के बारे में। आई होप से बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर तुम कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर डाल दो, रूट के अंदर कभी भी अगर तुमने एक प्राइम नंबर डाल दिया, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। इसलिए √2, √3, √5, √7, ठीक है ना, √11, √13 अगर तुम कभी भी डालोगे, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। इन सब के जो प्रूफ है वो नंबर थ्योरी में होते हैं, तो यार ये सब चीज़ें अभी तुम्हें एज अ फैक्ट याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये बात हो गई, एक बात मेरी यहाँ पे हो गई। अच्छा, और भी इसमें बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, तो अभी धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आएगी, राइट। अब देखो क्या है, अब उसने बोला सर्ड्स क्या होते हैं, सर्ड्स। तो सर्ड क्या है कि अगर इफ ए इज नॉट अ परफेक्ट nth पावर देन रूट के अंदर ए एन इज कॉल्ड अ सर्ड ऑफ द nth ऑर्डर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब जैसे मानो जब मैं बोलता हूँ कि 4 का रूट कर दे, तो 4 का रूट होता है 2। अब कुछ बच्चे यही मर गए कि भैया √4 तो सर -2 भी होना चाहिए ना सर, अरे यार सर आपको मैथ नहीं आती यार, कोई -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, नहीं ऐसी वाली बात नहीं है। ऐसे मान लो जब इसकी यूज़ क्या पड़ी, मतलब क्या मैं स्टोरी बताऊँ इसकी थोड़ी बहुत। तो ऐसे मान लो कि जब भी हम पूछते थे कि भाई 16 जो है वो किस किस से आ सकता है, मतलब किसके स्क्वायर से आ सकता है, तो कोई बोलता था 4, किसने बोल दिया -4, ठीक है। तो ये
दो बार लिखना इसको बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि अगर कोई मुझे बस ये भी बोल देगा ना कि इसका आंसर 4 आएगा तो -4 तो मैं अपने आप लगा के बोल सकता हूँ ना, बोलो। ठीक है, तो जब भी तुम इसमें कंप्यूटर में एनकोडिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो तुम ये बोलोगे यार कि ये दो वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं यार, एक वैल्यू आ जाती, दूसरी वैल्यू में अपना माइनस लगा दूंगा, माइनस लगाना बहुत सिंपल काम है। पर ये कोड करना कि किसी के अंदर तुम रोड लगाओगे उसके दो वैल्यूज आएंगी, उसके लिए तुम्हें बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उसने बोला हम ऐसा कर देते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम वो सिर्फ पॉजिटिव ही देगा। तो जब भी तुम स्क्वायर रूट के अंदर कुछ डालोगे, स्क्वायर रूट के अंदर तुम कुछ भी डाल दो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो आता है। अगर तुमने रूट का स्क्वायर रूट के अंदर तो जीरो ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पर इसके अलावा तुम कुछ भी ले लो, इसके अंदर तुमने डाला √16 तो इसका आंसर 4 आता है, -4 नहीं आता। रूट के अंदर तुमने डाला 9 तो इसका आंसर हमेशा 3 आएगा। रूट के अंदर तुमने डाला, मान लो देखो ये सब परफेक्ट है, ये सब जो है जो तुम अंडा डाल रहे हो ये परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस व्हाट, परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट का मतलब ये है कि अगर ये 16 है तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अगर ये ना होगा कि ये होता, मान लो कि रूट के अंदर मैं डालता 8, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा है, 8 का कोई वो थोड़ा होता है। तो हम क्या बोलेंगे फिर, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और रूट का रियलिटी में मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है हाफ। बोलो, ये तो मतलब होता है इसका। अच्छा ठीक है, तो अब ये 2 × 2 आ गया और यहाँ पे लगा हुआ है हाफ, तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 2 × हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 से इसने इसको मार दिया तो एक तो 2 बाहर आ गया, पर ये वाला बंदा इसको थोड़ा ना मार पाएगा कोई, तो ये तो अंदर ही रह गया, तो ये अंदर रह गया तो इसको हमने सीधे लिख दिया √2। तो तुम इसको सीधे लिख सकते हो 2√2। ठीक है, तो ये जो हो गया ये एक बकवास नंबर हो गया, इसको हम सर्ड बोलते हैं। बकवास कैसे हो गया? गंदा लग रहा है देखने में, तो जो गंदा देखने में लगे ना उसको हम सर्ड बोलते हैं, जिसको तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसने यही बोला कि जब भी nth पावर के अंदर, जब भी अगर nth पावर के अंदर एक परफेक्ट नंबर ना हो, जैसे मानो ये तो हमने सिर्फ स्क्वायर वाला एग्जाम्पल लिया, मानो मैंने ये ले लिया होता 3। ठीक है, क्यूब रूट ले लिया तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 64 का क्यूब रूट होता है क्या, 4। अच्छा ठीक है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या मुझे बताओ कि 625 इसका कोई क्यूब रूट है क्या? नहीं है। 8 का क्यूब रूट क्या हो गया? 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब 8 जो है वो क्यूब में हमारा बात बन रही है इसमें। लेकिन कोई बोल देगा कि 16 का क्यूब रूट बोलो, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मेरे पास गंदा सा आंसर आएगा इसका, कुछ उसमें आएगा, कुछ रूट वूट में आंसर आएगा। तो जब भी इसका आंसर रूट वूट में आए तो उसको हम सर्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात में समझ में आ गई कि सर्ट क्या होते हैं। अब सुनो, इन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जब भी इस टाइप का कोई फॉर्म होता है तो हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं? √b - √c से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो रेशनलाइजेशन हो जाता है। अब ये भी समझेंगे कि रेशनलाइजेशन हम करते ही क्यों हैं। क्यों करूँ मैं रेशनलाइजेशन? में करूँगा ही नहीं, जा भाड़ में जा, वो समझ लेंगे हमें क्या मतलब है उसका। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है जो कि एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, बड़ा अच्छा, वो हम लोग बाद में करेंगे, पर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस था तो कंसेप्ट मैंने यहाँ लिख रखा है। कंसेप्ट है x + √y = a + √b। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो x, y, a, b जहाँ पे रेशनल है, देन x = a होगा, y = b होगा। क्या मतलब है इसका? मानो किसी ने तुम्हारे सामने लिख दिया, देखो क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर मैंने √2 लिखा है सामने, तो क्या ये कभी 2 को काट सकता है क्या? 2 छोड़ो, तुम किसी भी रेशनल नंबर को देखो, कभी भी एक इर्रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर को नहीं काट सकता। काटने का मतलब है कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते। कोई भी केस ले लो तुम, कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर तो यार ये बात हो गई ना, अगर किसी ने लिखा है कि x + √y = a + √b, तो तुम मुझे खुद बताओ, देखो x क्या है? रेशनल है। a क्या है? रेशनल है। √y जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √b जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। सही है ना? तो एक इरेशनल नंबर की जो बातें हैं वो सिर्फ इसी के साथ होंगी। सिमिलरली जो a है वो तो सिर्फ इसी के साथ बातें करेगा ना, x के साथ ही। और इसको बोल रखा है इक्वल है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को। देखो ये रेशनल है और ये रेशनल है, और ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो अगर इन दोनों को बराबर होना है तो इनके रेशनल को बराबर होना पड़ेगा, इनके रेशनल को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि कट पर तो कोई रहा नहीं है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि x जो है वो a के बराबर होगा और √y जो है वो √b के बराबर होगा। इसको हम क्वेश्चन से जब समझेंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन से इसको बाद में फिर से समझेंगे डिटेल में। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी तो तुम बस मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया। ठीक है, रियल नंबर तुम पहले बता चुका हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कुछ नहीं है, अगर तुमने क्या नाम है रेशनल और इरेशनल का अगर तुम यूनियन कर दोगे, यूनियन यानी कि समझ गए ना, अब तो ये दोनों को जोड़ दिया है ना, तो रेशनल भी ले लिए, इरेशनल भी ले लिए, वो सब मिलाकर तुम्हारे रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इनको तुम नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकते हैं भाई, 0, -1, -2, -3, ये 1 आ गया, √2, 2, 3, पाई है ना, 2 और 3 के बीच में ई भी आएगा 2.71 करके। आया तो समझ में आ गया ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स फॉलो द ऑर्डर प्रॉपर्टी। इफ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a एंड b, देन ईदर a इज लेस देन b या फिर e, ये सब बकवास की बात है। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया।
हाँ भाई, अब कुछ रिमार्क दे रखे हैं उसने कि इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर्स होते हैं बट कन्वर्ट्स नीड नॉट टू बी, ऑब्वियस बात है, सारे इंटीजर्स जो वो रेशनल नंबर होते हैं पर सारे रेशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं होते। क्या बच्चे वाली प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, अरे यार -√2 जो है वो एक इरेशनली नंबर रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। सम ऑफ अ रेशनल एंड, ये सब मैं बता चुका हूँ तुमको, बहुत अच्छे से बता दिया था। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, ये भी बता चुका हूँ, हटाओ। इफ ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी इज नॉट अ क्यू देन ए बी इज इक्वल टू रेशनल नंबर ओनली। अरे भैया सुनो, ये तो मैं बता तो चुका मैं, वो याद नहीं है अभी जो हम लोगों ने बोला था कि अगर रेशनल नंबर को तुम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो रेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा आंसर क्या आता है, हमेशा आंसर इरेशनल आता है, एक्सेप्ट अगर रेशनल नंबर जो है वो जीरो ना हो जाए। तो उसने यही बोला है कि अगर ए जो है वो इरेशनल नंबर है, बी जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ए बी, अब यहाँ पे तुम ये समझ रहोगे कि मैंने कैसे बोल दिया इरेशनल है, इसमें लिखा है बी जो है वो डोंट बिलोंग्स टू क्यू, डजंट बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब क्या है कि बी जो है, हिंदी समझो इसकी, बी जो है वो क्यू नहीं है, क्यू नहीं है तो क्या होगा फिर, तो क्यू सी होगा, फिर बात खत्म। अगर बी क्यू नहीं है तो क्यू सी होगा, है ना, क्यू सी होगा यानी कि रेशनल है। तो अगर ए भी कर रहे हो तुम, तो अगर ए जीरो हो गया तुम्हारा, है ना, तो ये रेशनल नंबर से तभी हो सकता है जब ए जो है वो जीरो है। एक्चुअली इसका क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है ना, यूज़ हम बड़े अच्छे से क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं इसका, इस चीज़, इस सिंपल सा पॉइंट का, ठीक है। खैर ये सब भी मैंने तुम्हें बता दिया है, ये सम डिफरेंस वाला। अब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो इसको हम समझते हैं, क्या लिखा है, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। अब तुम बोलोगे आयोटा ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये होता है, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। तो a प्लस आई बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r एंड आयोटा i जो है वो रूट के अंदर -1 के बराबर होता है। तुमने आज तक कभी रूट के अंदर -1 अभी तक तो नहीं देखा होगा, राइट, तुमने नहीं देखा होगा, है ना, मुझे पता नहीं देखा होगा तुमने। तो इसका एक रीज़न है जो तुम हर बार नेग्लेक्ट कर देते थे, वो बताऊंगा। एक तो पहले याद सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम सी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्म होता है a प्लस आई बी। जैसे मैंने लिख दिया 2 + i3, तो a और b जो होंगे वो तो तुम्हारे अभी भी रियल नंबर ही हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 + i3, से ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर मुझे अभी भी समझ में आ रहा है कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है आई क्या है। तो आई देखो क्या है इसका रियल, समझो, मानो मैं किसी ने बोल दिया कि x² जो है x² + 1 जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर x² + 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम छूटते ही ये बोलोगे कि x² जो है वो -1 के बराबर है। अरे यार 1 इधर चला गया। अब मुझे बता, किसी का स्क्वायर जो है क्या वो नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बताओ किसका। अगर मैं -1 का रूट ले लूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो रूट तो हट जाएगा स्क्वायर करते ही, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट। तो x क्या हो गया, फिर x हो गया रूट के अंदर -1, और यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस माइनस भी आएगा। ये भी चीज़ मैं तुम समझाता हूँ क्या नोटिंग चल रही है, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे एकदम से जो तुम्हारे ऊपर से निकल गया, है ना, क्या बोल के चला गया मैं। सुनो, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि √16 ले लो, तो तुम बोलते हो इसका आंसर 4 ही होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि x² जो है वो 16 है, तब तुम्हारा आंसर होता है क्या, तब तुम बोलते हो, लेकिन तब तो तुम्हारा आंसर होता है कि x जो है वो क्या कहते हैं 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो उसका रीज़न क्या होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, जब तुम बोला कि x² जो है वो 16 के बराबर है, अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि x² जो है वो 16 के बराबर है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसी को जब तुम सॉल्व करते हो तो एक्चुअल में क्या लिखते हो, अंदर ही अंदर तुम लिखते हो √16 और आगे लगाते हो प्लस माइनस, √16 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे आने दो। √16 क्या होता है, √16 तो 4 होता है, चलो आ गया तुम्हारा आंसर +4 -4। क्या इतनी बात समझ में आई, आ गई है ना, इतनी बात समझ में तुम्हें आ गई। तो अगर किसी ने बोल दिया कि x² जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस -1, है ना, ये होगा तुम्हारा x। अब हमने बोला ये रूट के अंदर -1 तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया i, ठीक है। तो बस, तो अगर x जो है वो तुम्हारा i है या फिर x जो है वो तुम्हारा -i है, तो उसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, है ना, जब तुम उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो उसका स्क्वायर आता है -1, ठीक है। बस इतना सा ही इंट्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ठीक है ना, बस इतना काफ़ी तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। खैर अच्छा, अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। ये जो साइन होता है ना, ये ऐसे करके, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक सेट है, मान लो a, मान लो मैंने बोला 1, 2, 3, ठीक है, और कोई b सेट है, वो है मान लो कि मानो उसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 इसमें भी है। तो a जो है वो b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट मतलब कि जो b है वो इसका एक तरीके से मतलब b जो इसका पापा बन गया एक तरीके से, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 वो इसमें सारे हैं,
ठीक है। तो इसलिए ए जो है वो सबसेट है बी का। तो हमें पता है जो होल नंबर है उसके अंदर सिर्फ एक जीरो ज़्यादा होता है नेचुरल नंबर से, पर उस एक नंबर की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो डब्ल्यू का क्या है, होल नंबर का क्या है, सबसेट है। और ये जो होल नंबर है ये इंटीजर का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर में तो एक्स्ट्रा क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं उसके अंदर। तो बल्कि इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर के सबसेट है, और जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर में तुम्हारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। सिमिलरली जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। आपको बोलेगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं, यार यहाँ तो वो चल ही चल रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या बताई है, मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा इंटू बी। अगर तुम बोल दो कि बी जो है वो जीरो है, बी जो है वो जीरो है, तो ये तो खत्म हो गया, जीरो इंटू कुछ भी कर दो तो वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। तो सी कितना आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया, ए के बराबर। नाउ व्हाट इज दिस ए, ए इज अ रियल नंबर। समझ में आई। तो लेकिन अब मैं बोलेगा, कोई बोलेगा तो ये तो सब कुछ रियल नंबर हो गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा समझना है कोई। अरे इसमें अगर मान लो किसी ने बोल दिया 2+i3, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आई करके भी आ रहा है, और आई जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, उसको तुम रियल नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। जैसे ये तुम्हारी नंबर लाइन होती है, ये होता है 0 है ना, 1 2 3, तो √-1 जो है वो इसके अंदर तुम डाल ही नहीं सकते, तो √-1 इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर ये हमारा एक वो बन गया, ठीक है, सबसेट, ठीक है। आज तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक वाली बात करी है आज तो हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा ही बेसिक बातें करी हैं। अच्छा, एक और बहुत ही सिंपल सी बात करनी थी तुमसे, क्या, इनफाइनाइट के बारे में बात करनी थी कुछ। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, व्हाट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, बल्कि कई लोग इसको प्लस माइनस इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो प्लस माइनस इनफाइनाइट को मैं बता रहा हूँ, ये नंबर, ये तुम्हारी लाइन है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैंने इसको बोल दिया प्लस इनफाइनाइट, और इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैंने इसको बोल दिया माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, कि नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो नंबर लाइन के लिए भी हम यही बोल देते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, मतलब इतना बड़ा नंबर है कि तुम उसको लिख नहीं सकते, देन दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैंने ये बोला तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज़ अ कंसेप्ट, इट इज़ अ कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी ने बोल दिया व्हाट इज इनफाइनाइट, तो बोलोगे इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट कुछ है नहीं, इनफाइनाइट तो कंसेप्ट है। इनफाइनाइट अगर कोई बोलेगा व्हाट इज इनफाइनाइट, तो बोलूँगा इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो, क्लियर हो गई बात कि इनफाइनाइट जो है वो मतलब वो आपको बोलेगा 1/इनफाइनाइट जो होता है ना, कि भाई 1 को तुमने बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया है तो इसका आंसर 0 आता है, बिल्कुल गलत, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई बोलेगा 1/0 जो होता है ये इनफाइनाइट होता है, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। 1/0 या फिर 1/इनफाइनाइट, ये दोनों के दोनों अनडिफाइंड है, क्योंकि तुम डिफाइन, ये डिफाइंड ही नहीं है IIT उसमें, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ही नहीं है। और 1/0 जो होगा ये तो डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि तुम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका जो रीज़न है दैट यू विल फाइंड इन लिमिट्स चैप्टर, IIT JEE कैलकुलस सेकंड चैप्टर फंक्शंस के बाद। फंक्शंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे भी करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को मैं कैलकुलस की प्लेस में डालूंगा, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया कि इनफाइनाइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अरे यार, इसके साथ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सेट्स कर लिया और नंबर सिस्टम किया है, बस यही किया है, और हम लोगों ने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। अब क्या बच गया, बहुत कुछ बचा है अभी तो, डिविजिबिलिटी, LCM HCF थोड़ा तो करते हैं यार आज, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं करूँगा क्लास को। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो डिविजिबिलिटी जो होती है वो ऐसा होता है कि अगर तुम्हें प्रूव करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो तुम बस ये देख लो कि इसके जो आखिरी नंबर होगा, जैसे मैंने बोला 26, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तुमने कैसे चेक करा इसको, तुमने बोला आखिरी डिजिट जो होगी अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो तुम उसको जोड़ के देख लो, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालो, और वो जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बोला 12, तो 12 की सम का डिजिट क्या होगा, डिजिट सम क्या होगा इसका, 1 + 2 दैट इज 3, ठीक है। तो 3 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैंने तुमसे बोल दिया मान लो 49, तो 49 का डिजिट सम क्या होगा, 13, क्या 13 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट 12 इज डिविजिबल बाय 3। अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इफ एंड ओनली इफ लास्ट 2 डिजिट्स जो है उसकी वो 4 से डिविजिबल हो जाए। इसका एग्जांपल समझो, जैसे मानो तुमसे बोल दिया 624, क्या 24, तुम सिर्फ लास्ट की टू डिजिट देखो, चाहे आगे तुम ये सब लिखा हुआ 7 2 8 कुछ भी लिखा हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमसे पूछा 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, हमने आखिरी की 2 डिजिट्स पकड़ ली। 24 जो है भाई साहब वो 4 से डिविजिबल होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, 4 से 24 होता है, ठीक है। तो अगर ये लास्ट डिजिट से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। कोई बोलेगा ये मैजिकल चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो इसका पूरा जो प्रूफ होता है वो नंबर सिस्टम, वो नंबर थ्योरी में होता है। मैं फिर से वही कहूँगा कि नंबर थ्योरी यार काफ़ी गर्व की चीज़ होती है, हर चीज़ का उसमें प्रूफ होता है, हर चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो ट्रिक्स हैं। अरे यार सोच के देखो, जब ये चीज़ें नहीं बनी होंगी तो पूरा बंदा 4 से डिवाइड करके देखता होगा, 7 2 9 6 8 4 2 4 एस टाइप के नंबर को वो 4 से डिवाइड करके देखता होगा, और हम क्या बोलेंगे सीधे सीधे कि 2 4 आखिरी में छुट्टी। और नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 अगर उसका आखिरी डिजिट जो है वो 0 हो जाए या 5 हो जाए, ये तो हमें पता ही है ना, कि अगर आखिरी में 0 5 है, जैसे मानो किसने बोल दिया 6 2 5 6
2 है ना 4 और आखिरी में दे दिया 0। देखते ही मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये 0 से ये तुम्हारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 0 ना होकर के 5 होता तब भी मैं बोलता कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको छोड़ के कुछ भी होगा, मैंने यहाँ पे होता 2, तब नहीं होगा, ये तब नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला एक नंबर जो है वो 6 से तब डिवाइड हो सकता है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ठीक है, तो बस दोनों 2 और 3 दोनों से करके देख लेना तो पता चल जाएगा। फिर बोला एक नंबर जो है वो 8 से कब डिवाइड हो सकता है अगर उसकी आखिरी की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो रही है। जैसे किसी ने बोल दिया, इसके लिए सोचना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल क्या यार, तुम समझ लो इसको, है ना, क्या क्या मतलब इनका। मान किसने बोल दिया 6 2 4 8, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ये चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसकी आखिरी की 3 डिजिट्स को चेक करो कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको तुम्हें करके देखना पड़ेगा। राइट है, बिल्कुल। तो ये तो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा ये तो, है ना। ये तो 8 से डिविजिबल हो गया। तो ये इत्तेफाक से मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया था, तो ये 8 से डिविजिबल फिलहाल ये हो गया क्योंकि इसकी आखिरी की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हो रही हैं। अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 अगर उसकी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे तुम 3 के करते थे वही करो, सम ऑफ डिजिट निकालो, बस इस बार 3 की जगह 9 के लिए चेक करो, ठीक है। फिर अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है। जिस मैंने ये मैंने नंबर लिखा था यहाँ पे 6 2 5 9 8 0, अगर आखिरी में 0 है देखते ही बोल दो बेटा 10 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है कि 10 के लिए बस आखिरी में 0 आना चाहिए। अब ऐसी बात करेंगे 11 के लिए। 11 तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इसको नहीं आता होगा कि 11 का क्या कहते हैं डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो 11 से डिविजिबिलिटी की तरीका क्या है कि आप डिफरेंस निकालो बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और वो जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मुझे पता तुमको समझ में नहीं आया होगा, तो इस नंबर को कंसिडर करो, बाहर निकालो इसको। क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा घुमा दिया 6 5 4 3 2 1। कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में नंबर ये। अब इन्होंने बोला क्या है कि तुम पहले तो इवन प्लेसेस कौन सी हैं, सेकंड फोर्थ फिफ्थ, सॉरी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, ये है एट्थ, फिर ये है 10th पोजीशन, ये है इसकी 12वीं पोजीशन। तो ये जो पोजीशन हैं, ये जो है ना सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन, ये जो सेकंड फोर्थ पोजीशन है इनको हम इवन प्लेसेस बोलते हैं, राइट। तो इनका सम निकालो पहले तुम। तो इनका सम क्या होगा 2 + 4 + 6 + 5 + 3 + 1, ठीक है। अब जो बच गए उनका सम निकालो, वो हो जाएंगे ऑड प्लेसेस पे, राइट। तो 1 + 3 + 5 + 6, ठीक है, +4 + 2, इन दोनों का सम निकालो। इन दोनों का सम क्या होगा 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 3 = 20, 21, राइट। इसका क्या आएगा, ये आएगा 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 10 19, ये भी आ गया 21। अब तुम इन दोनों को माइनस कर दो, तो 21 - 21 दैट इज 0। उसने बोला कि 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। तो क्या 0 11 का मल्टीपल है? हाँ हाँ बिल्कुल है, 11 0 तो 0 छुट्टी। तो यस हो गया, ये 11 से पक्का बात है, प्रूफ होना ही होना है। अब किसने बोला 7 9 5 4 3 2, 7 9 5 4 3 2। इवन प्लेसेस बताओ मेरे को, 9 है 4 और 2, तो 9 4 2 का सम क्या आएगा 9 4 2 का सम आएगा तुम्हारा 15, और 7 5 3 इनका सम क्या आएगा, इसका सम भी इत्तेफाक से 15 आ गया। तो 15 - 15 फिर से क्या हो गया 0 हो गया। तो ये तो इत्तेफाक से बार बार 0 आ रहा है, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 0 ही आए, हो सकता है कई बार 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, कुछ भी आ सकता है डिफरेंस। वो जब क्वेश्चंस करते हैं तो आता है, ठीक है ना।